हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होता है। जैसा कि यदि किसी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर। और इस घटना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। मतलब कि उसका मॉलिक्यूल का अणुसूत्र तो एक ही है, लेकिन स्पेस में उनका जो ओरिएंटेशन है वह डिफरेंट होता है। इस वजह से वह अपने कुछ भौतिक, रासायनिक या प्रकाशिक गुणों में अलग अलग हो सकते हैं। आइसोमेरिज्म को कई भागों में बांटा गया है, जैसे संरचनात्मक आइसोमेरिज्म और एक दूसरा त्रिविम वाली। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने कल स्टडी किया था। आज संरचनात्मक आइसोमेरिज्म में हम देख रहे हैं कि संकुल यौगिकों के संरचनात्मक अंतर है, यानी कि जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि उसमें मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से वह अलग अलग टाइप का हो जाएगा। उसके कुछ टाइप्स हैं: बहुलीकरण, लिगेंड, लिंकेज, हाइड्रेट। उनको हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बहुलीकरण समवायता, यानी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वस्तुतः यह सही अर्थों में समवायता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें उसका मूलानुपाती सूत्र तो समान होता है, लेकिन अणुभार अलग अलग हो जाता है। जैसे कि उसका एक गुणक के रूप में उसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या बढ़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये प्लेटिनम का है, डायमिनो डाइक्लोरोप्लेटिनम। इसमें टेट्राएमीन, दो प्लेटिनम के मॉलिक्यूल आ गए दूसरे एग्जाम्पल में। जैसे ये वाला है, तो इसमें तो एक ही प्लेटिनम का मॉलिक्यूल है, दो अमोनिया और दो क्लोराइड है। इसमें एक और दो प्लेटिनम और 4 अमोनियम और 4 क्लोराइड, इस तरह से आयन प्रेजेंट है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में देखिए, इसमें भी दो सेंटर हो गए प्लेटिनम के, अमोनिया के 4 और 7, और इसी अनुपात में क्लोरीन के एटम भी प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि इन सबका मूलानुपाती सूत्र तो समान है, लेकिन इनके अणुभार अलग अलग है। तो इस प्रकार की समवायता इस वजह से होती है क्योंकि संकुल बनते समय लिगेंड के अरेंजमेंट में नाभिकों की संख्या बदल जाती है। वो कैसे होता है? देखिए कि यह 2 या 4 हो जाती है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें नाभिकों की संख्या 2 ही है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कई अणु मिलते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे नाभिकों की संख्या 4 हो गई है। तो इस वजह से इसमें इसके मूलानुपाती अणु वो तो सूत्र तो सेम है, लेकिन अणुभार में अंतर आ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समवायता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋणायन का इंटरचेंज हो जाता है। जैसे आपको देखिए, ये एक एग्जांपल दे रखा है कोबाल्ट का। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर ये देखिए, अमोनियम आयन और कौन सा है? ब्रोमीन, और बाहर है सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन और ब्रोमीन आयन के बीच में इसमें स्थिति बदल गई है, जिस वजह से इसके आयनीकरण समवायता पाई जाती है। जिससे इनके क्या होगा? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक गुण में आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें एक में सल्फेट रिलीज होगा और एक में ब्रोमाइड रिलीज होगा। तो इस वजह से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वह भी डिफरेंट हो जाती है। देखिए, जैसे इसी को अच्छे से समझा रखा है कि जिसमें सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वह तो आपका लाल बैंगनी कलर का है, और बेरियम क्लोराइड के साथ में यह फर्स्ट वाला जो है रिएक्ट करके इसमें क्या हुआ है कि सल्फेट आयन रिलीज हो गया और बेरियम सल्फेट बना दिया, और दूसरे में क्लोरीन आयन जो है सल्फेट आयन का रिप्लेस ले लिया। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वह देखिए रेड कलर का है, वह सिल्वर नाइट्रेट के साथ में
रिएक्ट करके हल्का पीला अवक्षेप बनाता है। तो इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इस प्रकार की समवायता के देखिए और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लेटिनम का ये, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट हाइड्रेट समवायता। हाइड्रेट समवायता असल में आयनिक समवायता का ही एक विशिष्ट प्रकार की रूप है, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन के भीतर और बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तित होने वाली लिगेंड में जो एक लिगेंड होगा वो वाटर मॉलिक्यूल होगा। जैसे आयनीकरण समवायता में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें मस्ट है कि वाटर मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा जो उसको रिप्लेस करेगा। जैसे क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखिए हम ये है, इसका आयनीकरण होके इस तरह से हमें कंपाउंड मिलेगा। जब हम इसको और देखते हैं तो इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 1 क्लोराइड है। इसकी फिर संख्या बढ़ी तो आपको इस तरह से इसकी समवायता में अंतर दिखाई देगा, और इसमें इसके 3 समवायों में आणविक चालकताओं के मान भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और ये फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप देता है, और उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। जितने क्लोराइड आयन रिलीज होंगे उतना ही सिल्वर क्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो इस बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आती है लिंकेज समवायता। लिंकेज समवायता जैसे कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें लिंक बनता है मेटल आयन के साथ में। तो लिंक में प्रॉब्लम तो क्या मतलब लिंक स्पेसिफिक एटम से बनता है, तो उसके बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे NO2-। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, बॉन्डिंग लिगेंड है, तो यह है इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इसमें से कौन सा एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, यह उस पर डिपेंड करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 भिन्न भिन्न समावेशी बन चुके हैं। जैसे अगर दोनों संकुलों में नाइट्रेट संकुल आयन के रूप में है तो इसमें से एक तो आपके रेड कलर का हो रहा है और अम्ल के साथ शीघ्रता से अपघटित हो जाता है और नाइट्रस एसिड रिलीज करता है, और इस प्रकार के गुण कार्बनिक नाइट्राइटों के समान है। अतः इस संकुल में धातु परमाणु के साथ क्या होगा, NO2- ग्रुप का ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। या एक तो ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, और एक में नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा। इसके विपरीत इसका दूसरा समावेशी पीले रंग का होता है, जो अम्लों के प्रति स्थायी होता है और अपघटित नहीं होता है। तो यह कार्बनिक नाइट्रो यौगिक के समान होता है, और इसमें धातु परमाणु के साथ नाइट्रेट ग्रुप का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इन दोनों समावेशियों की संरचना को हम देखिए इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे इस वाले कंपाउंड में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। इस वजह से ये क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी, और इसमें इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इस प्रकार के और समवायता दर्शाने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, कार्बोनिल, साइनो, थायोसाइनो और सल्फेट। तो अब आती है नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक संकुल के रूप में होते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में है, तो उसमें लिगेंडों के एक्सचेंज से जो आपकी समवायता होगी, जैसे इसमें क्या हो गया है, कोबाल्ट के साथ अमीनो ग्रुप है, तो यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनो ग्रुप हो गया। क्रोमियम के साथ साइनो होते हैं, क्रोमियम के साथ अमीनो ग्रुप हो गया। तो इस तरह से लिगेंड के साथ में इसमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से इसका नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि उसकी इस प्रकार की समवायता पॉलीन्यूक्लियर संकुलों में पाई जाती है, जिसमें एक से अधिक केंद्र होते हैं। जैसे इसमें 2 कोबाल्ट के केंद्र हैं। इसमें उपसहसंयोजक समवायता की भांति
दोनों धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड की पोजीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। इस जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समानता नहीं दर्शाते वह संकुलों में इस प्रकार की समानता करते हैं। जैसे लिगेंड डाई अमीनो प्रोपेन निम्न दो प्रकार से करता है। डाई अमीनो प्रोपेन, ये देखो 1 और 3 पोजीशन पर भी जुड़ सकता है और 1 और 2 पर भी जुड़ सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की समावयवता के अंदर अलग अलग टाइप की समावयवताओं को डिस्कस किया, जिसमें बहुलीकरण समावयवता और आयनीकरण समावयवता, नेक्स्ट हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड लिगेंड आइसोमेरिज्म का डिटेल में स्टडी करी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।